साहब बड़ी तफसीलन आपसे बात हो रही है, कुछ चीज़ें जो हैं वो पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं। एक आपसे दूसरी चीज़ समझनी है कि ये जो BLA और खवारिज हैं, TTP हैं, क्या ये वाकई आपस में इनका एक कंसोर्शियम जिसे हम कहते हैं, आपस में ग्रुप हो चुके हैं और आपस में? देखिए बलूचिस्तान के केस में बड़े अरसे से हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारी इन्वेस्टिगेशंस में बाद में हमें पता चला कि ये वाक़या फितनातुल हिंदुस्तान इनको कहें, इनको BLA ना कहें, ये बलोच लिबरेशन, बलोच का लफ्ज़ निकाल दें, ये फितनातुल हिंदुस्तान है, ये उनके कहने पे हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, करते ये हैं और कबूल कोई और करता है। बसा औक़ात हमने देखा कि ऐसे वाक़यात हुए जो बाद में दाइश ने कबूल किए, जबकि वो वाक़यात दाइश ने नहीं किए थे, इन लोगों ने किए थे। सो ये बिल्कुल उनका कंसोशियम है, वो इकट्ठे हैं और मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और बलूचिस्तान इज़ द बैटल फील्ड एंड KP इज़ द बैटल फील्ड। बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज़ हैं और देयर आर मैनी अदर रीजंस एज वेल जो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अच्छा, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, जब आज ईवान सदर में हमारी मिलिट्री क़यादत से बात हो रही थी तो उनसे एक बात हुई कि ये नाम किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि जब हम पर अटैक हुआ तो एयर जो चीफ थे उनसे जब पूछा गया कि हमने कैसे डिफेंड किया, और तो उन्होंने कहा कि हमने एक लाइन में एक ऐसा हिसार बना दिया था, तो वहाँ से ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार। क्या ये सीसा पिलाई हुई दीवार जो है ये बलूचिस्तान में बनते देख रहे हैं आप? क्योंकि ये मामला पिछले 10-15 सालों से जारी है और सर्ज इसमें आ रहा है। देखिए बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है। मुझे नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान जो है वो इंशाल्लाह पीस की तरफ लौटेगा। ये जो सर्ज आपको नज़र आ रही है ना, ये हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हुआ है। ये जब गोरिल्ला वॉरफेयर होती है ना, ये टैक्टिक्स होते हैं। कभी आप इस पेंडुलम को इस तरफ देखते हैं बिल्कुल राइज पे, कभी आप इसको इस तरफ देखते हैं बिल्कुल राइज पे, कभी ये नॉर्मल होता है। और हमारी रियासत से जो गलतियाँ होती हैं, लेट्स एडमिट देम, इम्पीचमेंट की हमने दहशतगर्दों को छोड़ा। हमने देखा माजी की जो हुक्मरान थे उन्होंने दहशतगर्दों को, जैसे TTP की सूरत में इधर अपीजमेंट आपको नजर आई, उसका जिक्र तो सब करते हैं। यही अपीजमेंट BLA के लिए थी, ये अपीजमेंट BRA के लिए थी, ये अपीजमेंट BLF के लिए थी। ये वफाक की तरफ से थी या सूबे में जो हुक्मरान थे उनकी तरफ? वफाक की तरफ से थी, यकीनन वफाक की तरफ से ये पॉलिसी आ रही थी, और उस वक्त की जो लीडरशिप थी, यानी वो अंग्रेजी में हम कहते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। यस, और उससे ये होता है कि वो जब आप उनको स्पेस देते हैं, गोरेलास को, गोरेला वॉरफेयर को, ये तो अब वो अपनी स्पेस फिर ऑक्युपाई करते हैं, वो रीग्रुप होते हैं, रीस्ट्रेंथन होते हैं, जो वीक हो चुके होते हैं, ऑलमोस्ट वो डिसमेंटल होने के करीब होते हैं, तो अचानक से आप अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं और उस पॉलिसी का नुकसान फिर आपको होता है। दिस टाइम द चेंज इज द फर्मनेस इन वो जो मैंने देखा है फील्ड मार्शल का, आई गेस दैट विल ब्रिंग द चेंज इन बलूचिस्तान। अच्छा, आपसे हमने इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जब आप CM बने थे, आपसे जब इंटरव्यू किया था, उस वक्त आपका एक गिला था रियासत से, और वो ये था कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, हमें कार्रवाई करनी चाहिए, हमें फोर्सफुली जवाब देना होगा, काइनेटिक ऑपरेशन शुरू करना होगा, वाइड स्केल पे करना होगा। लेकिन दरमियान में भी मुझे पता है बहुत सी वजूहात की वजह से कि वो नहीं हो पाया और आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। वेयर डू यू स्टैंड टुडे? देखिए मेरा ये मानना है कि रियासत ने, ये जो कहते हैं ना कि हम बहुत सारी जगह पर आपने आर्गूमेंट सुना होगा कि जी रियासत 70 सालों से ताकत का इस्तेमाल करिए। रियासत ने ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में किया कब है? कब सवात की तर्ज का ऑपरेशन हुआ है कि लोगों को माइग्रेट करके निकाला गया और वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करके क्लियर किया गया? हम नी जर्क रिस्पॉन्सेज देते हैं, और ये नी जर्क रिस्पॉन्सेज रियासत के जो है वो खतरनाक है। हमें प्रॉपर प्लान करके, जो अब मुझे नजर आ रहा है, जो चेंज नजर आ रहा है, वेयर डू आई स्टैंड, नंबर 1 2 चीजें मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आ रही हैं। एक तो ये जो पूरी सोसाइटी है उनको पता चल गया है कि ये जो फितरतुल हिंदुस्तान है, ये सारे लोग जो है वो एक है। वायलेंस को अब ड्यूल माइंडसेट से नेशन बाय लार्ज नहीं देखती। अभी भी कुछ एक सेगमेंट सोसाइटी का है जो शायद ऐसा सोचती है, लेकिन बाय लार्ज ऐसी नहीं है। वो एक पॉजिटिव चेंज है। सेकंड चेंज जो मुझे नजर आया है वो मिलिट्री लीडरशिप के अंदर नजर आया है कि वो फर्मनेस जो नजर आई है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। इससे पहले नहीं थी वो?
मुझे बसा औकात कभी कभार नहीं लगती थी, ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट। बसा औकात लोग जाने वालों पे इस तरह के कमेंट करते हैं, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मैं पब्लिकली ये बात पहले से भी करता आया हूँ, तो मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ कि अब मुझे नज़र आता है कि वो फर्मनेस है, वो अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, हमारी मिलिट्री भी तो हम में से है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी तो हम में से है। जब सारे लोग उनको जाके इस बात पे कंफ्यूज करते हैं कि जी ये बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा, डायलॉग से हल होगा, ताकत का इस्तेमाल, ओ भाई किससे करें बातचीत? आइए पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं, आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी आ जाए कर लेते हैं, मेरिटोक्रेसी पे करनी आ जाए कर लेते हैं, फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे करनी आ जाए कर लेते हैं, इस पर आ जाए बात कर लेते हैं। अब जो बंदे जो बच्चों के कातिल हैं, जो बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, उनका मुकद्दस खून बह रहे हैं, उनके साथ कौन बात करेगा? और हम क्यों कंफ्यूज करते अपने फाइटिंग आर्म को? फाइटिंग आर्म को कंफ्यूज किसने किया? हम पॉलिटिशियंस ने किए, हम इंटेलिजेंशिया ने किया। और फिर एक और बात आदिल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आज तक समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कि चाहे हमारी मरकजी हुकूमतें रहीं, चाहे हमारी सूबाई हुकूमतें रहीं, हमने बलूचिस्तान की इस लड़ाई को हमेशा से डाइवोर्स किए रखा है। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है, ये सूबाई हुकूमतें भी लड़नी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी लड़नी है, पुलिस ने भी लड़नी है, मीडिया ने भी लड़नी है, जुडिशरी ने भी लड़नी है, इंटेलिजेंशिया ने भी लड़नी है। ये सिर्फ फौज और दहशतगर्दों के दरमियान लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को ऑन करना पड़ेगा। फॉर दैट पहली दफ़ा बलूचिस्तान हुकूमत में अल्लाह के फजल से वहाँ पर हमने सेल बनाया है जो एंटी सबवर्जन सेल है। एक लॉफेयर है, एक वॉरफेयर है। वॉरफेयर का काम तो सिक्योरिटी फोर्सेस का है, लॉफेयर का काम तो मेरा है ना, वो काम तो मैंने करना है ना, वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने करना है। हम लॉफेयर में अल्लाह के फजल से बहुत आगे तक निकल चुके हैं और हम इसको और इन्हांस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, सो दैट एक इंस्टीट्यूशन बिल्ट हो कि जो सबवर्जन अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको कंट्रोल किया जा सके, डिसइंटीग्रेटेड यूथ है उसको साथ मिलाया जा सके, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके, करप्शन को रोका जा सके, सो दैट जो आम नौजवान, जो आम बलूचिस्तान है, उसका जो स्टेट की तरफ जो मिसट्रस्ट है उसको कम से कम किया जाए और उसके साथ बात की जाए। यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ बार बार डायलॉग किया जाए। जो 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 वायलेंट है, जो वायलेंस कर रहे हैं, उनका तो इलाज एक ही है। अच्छा, हमने तकरीबन हर एक एंगल पे बात की। एक और एंगल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बलूचिस्तान नेशनल, सरदार अख्तर जान है या मालिक बलोच साहब हैं, ऐसे लोग जो हैं, उनसे बात हो सकती है? उनके जो गिले हैं, रोज़ाना बात होती है। अच्छा, बात हो भी सकती है, रोज़ाना बात होती है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए तब भी आए, आर्मी चीफ़ आए तब भी आए। मेरे साथ भी उनका एक बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता है और हमारी उनकी पार्टी के साथ एक डॉक्टर मालिक बलोच की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सरदार अख्तर जान मेंगल साहब का सवाल है कि वज़ीर आज़म आए और उनको इन्विटेशन हुई, वो नहीं आए, और हमने कई दफ़ा उनकी पार्टी को इनवाइट किया कि आप आएँ, डायलॉग का हिस्सा बने, वो नहीं आए। और मेरी तो शुनीद ये है या मेरी इतला ये है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें, कि वो तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जब वज़ीर आला थे तब उनके साथ भी उन्होंने, डॉक्टर साहब गए थे एक दफ़ा उनसे मिलने, लेकिन वो कभी मिलने नहीं आए। उनके लिए तो शर्त ये है कि वो खुद CM हाउस में बैठे हों तो शायद डायलॉग करें किसी के साथ। ये आप सरदार साहब की बात हाँ, जी, लेकिन अख्तर जान साहब ने तो अपनी सीट तक छोड़ दी है, क्या है कि जी ये पार्लिमान अब नहीं। कौन सी सीट छोड़ी है? नेशनल असेंबली की ही स्टिल है, मैंने नहीं छोड़ी। नेशनल असेंबली का जो लॉजेस है वो आज तक उसी तरह है और उनके पास है। नेशनल असेंबली की सीट वैकेंट होती तो मैं इलेक्शन करा लेता। बलूचिस्तान की एक सीट वैकेंट, उन्होंने जो रिजाइन दिया था, तो रिजाइन की एक्सेप्टेंस तक उसको रिजाइन नहीं कहा जाता। तो रिजाइन एक्सेप्ट होगा, वो सीट खाली होगी, उस पर नए इलेक्शन होंगे तो तब बात होगी ना। ये तो स्पीकर साहब ने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो उनको चाहिए कि वो स्पीकर साहब पर जोर दें कि वो उनका इस्तीफा मंजूर करें। और लॉजेस आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक, मेरी इतला ये है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन असेंबली के इजलास में जो है वो नहीं आ रहे। हाँ, असेंबली के इजलास में नहीं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा सरफराज साहब, जो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला है, उसमें जब ये तकरीब आज ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिलिट्री क़यादत से जो है वो हुई बातचीत। वहाँ पर एक सेंटेंस ये आया कि जब हम दुनिया को हमने कहा कि हम जवाब देंगे, आपको पता लगेगा, लेकिन हमने जवाब दिया, दुनिया को पता लगा, लेकिन वो जवाब नहीं दिया जो हम दे सकते थे, क्योंकि हम अपने दुश्मन को भी शर्मिंदा नहीं करते।
देखिए मेरा ख्याल ये है कि उसको जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब मुकम्मल तौर पे मिला है उसको। ठीक, बड़ी बात यह है कि एक तो ये था कि पिछले कोई 30-40 साल से उन्होंने अपना एक एरोगेंस का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया था और वो समझ रहे थे कि रीजन में जो हमारी मिलिट्री माइट है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उनका ये ख्याल था कि हमने ये जो टू नेशन थ्योरी है इसको जाके खलीज बंगाल में फेंक दिए और इसको ख़त्म कर दिया। तो ये तीनों चीज़ें रिवाइव हो गई। गरूर तकब्बुर उसका टूटा, टेक्नोलॉजी उसकी गई, राफेल उसके नीचे गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हो गया। जहाँ जहाँ हमने स्ट्राइक्स करनी थी वहाँ हमने स्ट्राइक की। तो मेरा ख्याल है बड़ा बेहतरीन जवाब था। और अच्छा एक चीज़ दूसरी भी आज कंफर्म हो गई है, अगेन मिलिट्री की आदत, वो ये कि सीज फायर के लिए इंडिया ने अमेरिका को कहा और फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया। इस वक्त तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि हमने किसी को नहीं अप्रोच किया सीज फायर। प्रेसिडेंट बुश खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, तो कैसे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जी। बात इतनी है कि जब आप सफेद झंडे लहराना शुरू कर दें, डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे, तो जब ये सफेद झंडे लहराना शुरू कर दे तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि भाई मेरे पे मेहरबानी करो। तो ये बात अब दुनिया को पता चल गई है, जो सुबह की होनी थी उसकी हो गई है। अब उसका ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसको अंडरस्टैंड करें। जब वो ये गिदड़ भपकी कहता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर वो बच्चों पे चल रहा है, वो मासूम बच्चों के खून के साथ होली खेली जा रही है। अब उनका जो रिस्पॉन्स है वो ये रिस्पॉन्स है जो उनकी प्रॉक्सीज जो है यहाँ पर कर रही है। और उन प्रॉक्सीज के लिए मेरी सिर्फ पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा उनके लिए यहाँ पर जो एक लेजिटिमेसी मुझे नज़र आती है बाकी पाकिस्तान में, इसको दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से सोचना